नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। 120 घंटे बाद प्रधानमंत्री पहली बार 26 जनवरी हिंसा पर बोले। प्रधानमंत्री के मन में तिरंगे के अपमान को लेकर पीड़ा थी तो किसानों को लेकर फिक्र भी दिखाई दी। कल ही उन्होंने किसानों से बात करने की पहल भी की थी, जिसके बाद सरकार और किसानों के बीच बातचीत की उम्मीद एक बार फिर से जगी है। आज प्रधानमंत्री की पहल की तीनों बॉर्डर पर खूब चर्चा हुई। वहां से क्या रिस्पांस आया है, उसे सुनने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन की आगे की राह कितनी मुश्किल है, कितनी आसान है। प्रधानमंत्री आगे आए हैं, खुद पहल की है, डोर ओपन है। एक कॉल में सारी समस्या का समाधान निकल सकता है, पर यह तभी पॉसिबल है जब वो सब दोबारा ना हो जो 26 जनवरी को हुआ। अपने मन की बात उन्होंने कह दी है। 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की शानदार परेड भी देखी। राष्ट्रपति जी द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन के बाद बजट सत्र भी शुरू हो गया है। इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। 26 जनवरी की घटना का दर्द प्रधानमंत्री के दिल में भी है। सब भुलाकर नए सवेरे की बात कर रहे हैं, क्योंकि बात देश के गौरव की है, विकास की है। अब इसके लिए क्या करना है? आंदोलन की राह पकड़नी है या फिर तरक्की का सफर करना है? ये सब आपको ही चुनना है। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। अपने देश को और तेज गति से आगे ले जाना है। 66 दिन बाद प्रधानमंत्री ने जब किसान आंदोलन पर पहली बार बात की तो आंदोलन कर रहे किसानों को भी बात समझ में आई। सरकार से बात करने को तैयार हुए। 26 जनवरी की घटना के बाद पहली बार बॉर्डर से पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। दबाव में समझौता नहीं, कंडीशनल समझौता नहीं, झुका समझौता नहीं, बात करेंगे। जो इशू होंगे प्रधानमंत्री जी ने पहल करी है, वो हमारा बीच बचाव करवावे, वो सरकार की ना बात करें। वो किसान को भी प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है, मैंने भी वोट दिया है। बात करेंगे हम और सम्मानजनक समझौता होगा। उन्हें कॉल कर आए तो उनका सम्मान रखा जाएगा। रास्ता खुला है, आप लोग जाएंगे? हमारी तरफ से रास्ता खुला हो जाए। हमारे जो लोग जेलों में बंद हैं वे रिहा हो जाए और एक प्लेटफार्म पर आ जाए। जो प्रधानमंत्री ने बात करी है उनकी बात का सम्मान रहेगा। अंदर क्या बात होगी कंडीशनल, हम सरकार और किसान आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। जेल से रिहा होंगे फिर बातचीत, ये एक कंडीशन है। कंडीशन हमने धन्यवाद कराया, प्रधानमंत्री ने पहल करी है और सरकार और हमारे बीच की एक कड़ी बने हैं और हम उनका सम्मान नहीं गिरने देंगे। किसान की पगड़ी का भी सम्मान रहेगा और देश के प्रधानमंत्री का भी सम्मान रहेगा। राकेश टिकैत प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं गिरने देने की बात कर रहे हैं। वार्ता को तैयार है, लेकिन शर्त भी लगा दी है। पहले गिरफ्तार लोगों को रिहा करो, फिर बात होगी। कहानी में पेंच ये है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। क्या वो 26 जनवरी के दंगाइयों की रिहाई की बात कर रहे हैं? क्योंकि उसी हिंसा को लेकर 37 किसान नेताओं पर केस लगे हैं। इन सभी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। खुद पर भी 307 के मुकदमे दर्ज हुए हैं, सम्मन दिए जा चुके हैं। अब इतना कुछ है तो बात कैसे आगे बढ़ेगी, ये भी बड़ा सवाल है। लगातार ये बात दोहराते रहे कि सरकार का मान भी नहीं झुकने देंगे और साथ ही जो किसान हैं उनकी पगड़ी का भी मान कम नहीं होगा। लेकिन अभी आपने एक बयान दिया कि जब तक आपके लोग रिहा नहीं हो जाते जेल से तब तक आप बातचीत के लिए टेबल पर नहीं आएंगे। इसके पीछे वजह करेंगे, कमेटी है वो सब बातचीत करेंगे।
वहाँ पे क्या चीज़ आज बात हुई होगी, तो उसको बात कर कर जब उनसे सारा बताएं, क्योंकि लोग जेलों में भी बंद है, बातचीत उस पर भी होनी है। सर किन की आप बात कर रहे हैं? कानून की भी बात करनी है, जो एमएसपी पे कानून बनना उसकी भी बात होनी है, तो मसले बहुत हैं। सर आपने कहा कि हमारे लोग जो जेल में बंद हैं, आपके कौन लोग हैं, किन की आप बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे कुछ लोग जेलों में बंद हैं। किस मसले? यहाँ पे जो आंदोलन करने आए थे वे लोग यहाँ पे बंद हैं। वे कौन कौन हैं? उसमें कुछ लोग सड़कों से चलते हुए बंद करे। लेकिन सर जिन्होंने देश का अपमान किया है, जिन्होंने हिंसा फैलाई, वो आपके अपने लोग नहीं हो सकते? वे कौन होंगे? उनकी हमें लिस्ट मिल जाए ना कि कौन कौन लोग हैं, वे कहाँ कहाँ से पकड़े, कौन कौन लोग हैं, उनकी शनाख्त हम भी तो कर लेना, हमको सरकार लिस्ट दे दे। बहुत लोग हैं कि जो यहाँ से पकड़े हैं। भाई लाल किले वाले पे उस पर कौन वहाँ ऊपर थे, उनके फोटो दिखा दे, वो दिखा दे, हमारे लोग तो नहीं है। सर जो लोग हिंसा में शामिल रहे हैं उन्हें अभी हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग यहाँ से पकड़े गए हैं, जो लोग दिल्ली में से चलते हुए पकड़े गए हैं, करीब 400 के आसपास लोग हमारे घर नहीं पहुँचे। ये 84 लोग दिखा रहे, तो और लोग भी है ना, उनकी लिस्ट दे दे एक बार, हम भी कंफर्म कर ले कि कौन उसमें अपने हैं, कौन दूसरे हैं, कौन कहाँ था, तो सरकार उस पर भी तो बातचीत करेगी। जो लोग हिंसा में शामिल रहे, आपको क्या लगता है, क्या है तो करो, उसमें शामिल में क्या मतलब हमारा उनसे? अगर हिंसा में शामिल लोग छूटते हैं तो वो जो पुलिस के साथ अन्याय हुआ है उस पर हम नहीं कह रहे हिंसा में कौन है, क्या जिसने झंडा ऊपर फहराया वो लोग भी हैं उसमें? अब वे लोग तो कौन की हम हिमायत थोड़ा कर रहे हैं उनकी। हम अपने लोग जो यहाँ से उठाए हैं, जो दिल्ली में जाते हुए लोग उठाए हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। अभी जगह जगह से पूरे उसमें कल भी 15 लोग वहाँ नरेले से उससे उठा लिए 2 दिन पहले। तो ऐसे क्यों उठा रहे भाई? अगर वहाँ से आप उससे जो चलते हुए लोग अगर दिल्ली में कुछ चले गए तो कोई भी किसान उसको उठा लोगे, कोई ट्रॉली में जा रहा तो उसको आप उठा लोगे। हालांकि दोनों तरफ से संवाद की बातें हो रही हैं, अब शर्तों के बीच बातचीत का रास्ता कैसे बनेगा अभी कहना मुश्किल है। अभी मोदी जी ने एक चीज़ कही थी कि मैं आपसे एक कॉल की दूरी पे हूँ, लेकिन यहाँ से संसद, यहाँ से मोदी जी की दूरी कितनी है? 10-12-15 किलोमीटर केवल इतनी होगी ना। अभी तक तो उन्होंने पहल नहीं की यहाँ पे आने की, तो इसके पीछे एजेंडा क्या है? जब सरकार इतना बढ़िया वो कानून लेकर आई है, बिल लेकर आई है, ये हमें मोदी क्यों नहीं बताता है? ठीक है, उसके मंत्रियों को, विधायकों, सांसदों को नहीं पता कितने बढ़िया बिल है। ठीक है, हमें आकर बताओ, हमें समझाओ तो सही। समझाने को ये तैयार नहीं। बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन सरकार को या फिर उनके किसी नुमाइंदे को यहाँ पर जहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पर भेजना चाहिए और बातचीत के लिए एक बार सामने आना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि किसान जो है इस कानून को नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोई भी नुमाइंदा आकर इस कानून के सभी फायदे इन्हें समझाए। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी हलचल है, भीड़ लगातार बढ़ रही है। सीमाओं पर किसानों के चल रहे प्रदर्शन को अब तक 67 दिन बीत चुके हैं और अभी भी किसान सीमाओं पर डटे हुए हैं। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है। दरअसल यहाँ पर बड़ी संख्या में आज समर्थक जुटे हुए हैं। दरअसल आज उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि आज रविवार का दिन है। ऐसे में यहाँ पर इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आसपास के लोग, उसके साथ ही अलग अलग जिलों, अलग अलग कस्बों से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। तस्वीर आप यहाँ पर देखिए, जहाँ तक आप नजर डालेंगे आपको सिर्फ यहाँ पर समर्थकों की भीड़ ही नजर आएगी। हाथों में झंडे हैं, जबान पे नारे हैं और मंच पर यहाँ पर लगातार संबोधन चल रहा है। और उसके साथ ही यहाँ पर कुछ युवा जो तिरंगे का यहाँ पर तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, जबान पे नारे हैं और लगातार ये बात कही जा रही है कि जब तक इस कानून की वापसी नहीं हो जाती है तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। भीड़ देखकर किसान नेताओं का जोश भी बढ़ रहा है। बहुत बड़ा मुकदमा है, आंदोलन है, महाभारत है, महाभारत है, मतलब हर प्रकरण की चाल है। सरकार कौन सी चले, हमें कौन सी चलनी है, कौन सी चलनी हमें कौन सी चले। जीत होगी सर, किसान की जीत होगी, सम्मान रहेगा किसान का। आंदोलन की बिसात पर दोनों ओर से चाल चली जा रही है। उसी से जुड़ी तस्वीर आज भी नजर आई। सुखबीर बादल गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, राकेश टिकैत को कृपाण भेंट किया और उनका सम्मान किया। अब इस तस्वीर का मतलब किसान हैं या वोटर, फैसला आप खुद कीजिए।
पूछे देश के किसानों के तरफ से मैं बधाई देने आया था राकेश टिकैत जी को, जिन्होंने ये किसानों की लड़ाई लड़ी है और सारे किसान आभारी हैं उनके कि जैसे वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे पिता साहब प्रकाश सिंह बादल और इनके पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ मोटा सा मोटा लगाकर वो साथ में उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी। सो हम समूची पार्टी के प्रधान, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान होने के नाते हम यहाँ आए हैं उनको बधाई देने के लिए, उनके पूरा सहयोग देने के लिए, और हमारी पार्टी और सारे किसान उनके साथ हैं। आंदोलन में पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है, भीड़ भी खूब दिख रही है। किसान नेता बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन वो रास्ता क्या होगा, वो फार्मूला क्या होगा, अभी भी सब कुछ हवा में है। लेकिन प्रधानमंत्री की पहल ने एक उम्मीद जरूर जगा दी है। और लाल किला कांड के गुनहगारों का हिसाब बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम की मदद के लिए गांधीनगर से 6 लोगों की फॉरेंसिक टीम दिल्ली पहुंच चुकी है। लाल किले के बाद आज क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम आईटीओ पहुंची, कई अहम सबूत इकट्ठे किए। दिल्ली दंगाइयों की जांच को पूरा करने के लिए गांधीनगर की फॉरेंसिक टीम दंगों की 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की एक फ्रेम की जांच करेगी। अब तक की जांच में फॉरेंसिक टीम को क्या क्या मिला है, इस रिपोर्ट में देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आज लाल किला कांड के दंगाइयों की टेंशन बढ़ गई है। फोरेंसिक टीम ने शनिवार को लाल किले से सैंपल उठाए और आज आईटीओ से सबूत जुटाए। 26 जनवरी को किसने क्या किया, इसके सबूत मिलने शुरू हो चुके हैं। पुलिस वालों पर तलवार किसने चलाई, भाले से हमला किसने किया, पत्थरबाजी में कौन कौन दंगाई था और लाठी मारने वाला कौन था, इसकी पहचान शुरू हो चुकी है। लाल किला कांड के एक दंगाई की पहचान करने के लिए फॉरेंसिक टीम आज आईटीओ पर पहुंच गई। इस इलाके से बहुत दंगाई ट्रैक्टर लेकर लाल किले की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए फॉरेंसिक टीम ने इलाके के एक सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन लेवल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फॉरेंसिक टीम ने सड़क से लेकर उन पुलिस बैरिकेड्स तक की जांच की जिनसे गुजरकर दंगाइयों ने लाल किला पहुंचने की कोशिश की थी। 26 जनवरी को किसान संगठनों की तरफ से बुलाई गई ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और सीएफएसएल की जो टीम है वो आईटीओ पर पहुंची है। और आईटीओ पर जो हिंसा हुई थी, जो तोड़फोड़ की गई थी, उसके सबूत यहाँ इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो ट्रैक्टर आईटीओ के पास पलटा था, उस जगह पे भी जो क्राइम ब्रांच की टीम और एफएसएल की टीम है वो पहुंची है। और यहाँ पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको देखा जा रहा है, उनकी लोकेशन को देखा जा रहा है, ताकि उससे फुटेज को रिट्रीव करके उस दिन क्या हुआ था उसकी सच्चाई का पता लगाया जाए। और ये जो क्राइम ब्रांच की टीम है और जो एफएसएल की टीम है वो पैरों के निशान, हाथ के निशान, जो ब्लड गिरा था उसके सैंपल्स, तमाम जो सैंपल्स हैं जो बसेस तोड़ी गई थी उनके कांच के जो टुकड़े जो गिरे हुए थे उनको इकट्ठा करिए, उनको फॉरेंसिक लैब एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा। और इसके साथ साथ जो टीम है वो इस स्कूल के अंदर भी गई है जिस स्कूल के सामने वो ट्रैक्टर पलटा था, और बाद में ये आरोप लगा था कि पुलिस कार्रवाई में वो ट्रैक्टर पलटा है। अब ये जो टीम है ये पूरे उस मामले की जांच कर रही है। और जिस तरह से आईटीओ पे उस दिन हिंसा हुई थी, प्रदर्शनकारियों ने जो वहाँ बसें खड़ी थी उसको तोड़फोड़ किया था, पुलिस वालों पर डंडे से हमले किए थे, रॉड से हमले किए थे, यहाँ तक कि पत्थर भी फेंके थे मीडिया वालों पर भी और पुलिस वालों पर भी। उन सब की जाँच ये जो दिल्ली की क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम कर रही है और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। 26 जनवरी को जो लाल किले पर हुआ वो कोई अचानक आक्रोश में हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे दंगाइयों ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी, जिसके सबूत फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच में इकट्ठा किए हैं। सीसीटीवी फुटेज में दंगाइयों की पहचान करने के अलावा फॉरेंसिक टीम ने अब तक कई अहम सुराग इकट्ठा कर लिए हैं। इनमें हिंसा से जुड़े 2000 व्हाट्सएप मैसेजेज,
इसके अलावा 200 व्हाट्सएप चैट हैं जो लाल किले पर दंगा फैलाने की प्लानिंग का खुलासा करने में मदद कर सकते हैं। अहम सुरागों की लिस्ट में 300 ईमेल्स, 3000 कॉल्स की डिटेल खंगाली जा रही है। इसके अलावा 3000 वीडियोस को भी चेक किया जा रहा है और लगभग 5000 फोटोज की जांच की जा रही है। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर अब आम जनता भी दिल्ली पुलिस की मदद कर रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने आम जनता से यह अपील की थी कि दंगाइयों से जुड़ी जानकारी वो दिल्ली पुलिस से शेयर करे। इसके बदले अब दिल्ली पुलिस को लगातार रिस्पांस मिल रहे हैं। 2000 के आसपास हिंसा से जुड़े जो व्हाट्सएप चैट हैं वो दिल्ली पुलिस को भेजे गए हैं। साथ ही 26 जनवरी के दिन कई व्हाट्सएप ग्रुप भी शामिल थे, जिसको देखते हुए 200 के आसपास ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई है। 5000 के आसपास फोटोज दिल्ली पुलिस को भेजे गए हैं, लगभग 3000 के आसपास वीडियोस भेजी गई हैं और 300 ऐसी मेल्स की जानकारी भी दिल्ली पुलिस को आम जनता द्वारा लगातार भेजी जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो भी डाटा उनको मिल रहा है उस डाटा के आधार पर आगे की जांच जो है वो की जा रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की IT यूनिट लगातार जो डाटा, जो वीडियोस 26 जनवरी से जुड़े उनको मिल रहे हैं, उन वीडियो की जांच भी अब शुरू कर दी गई है। पब्लिक से पुलिस को मिले सुराग 26 जनवरी के गुनाह के पक्के सबूत बन सकते हैं। ये वो सुराग हैं जो 26 जनवरी के गुनाह के पक्के सबूत बन सकते हैं। इसके अलावा क्राइम ब्रांच को दंगाइयों से जुड़ी चैट्स, वीडियो, मैसेजेस लगातार मिल रहे हैं जिनकी जांच की जा रही है। इसके अलावा लाल किले पर पहुंची FSL की टीम ने भी हिंसा से जुड़े कई अहम सुराग इकट्ठा किए हैं। इनमें उंगलियों के निशान, तोड़फोड़ के सबूत, पैरों के निशान और खून के सैंपल शामिल हैं। इन सभी सैंपल्स का जांच टीम उन लोगों से मिलान करेगी जिन्हें दिल्ली पुलिस ने लाल किला कांड में हिरासत में लिया है। यानी एक तरफ CCTV फुटेज दंगाइयों की गवाह होगी और दूसरी तरफ अब तक इकट्ठा किए गए सैंपल पक्के सबूत बनेंगे। लाल किले में जो भी तोड़फोड़ जैसी रिक्वायरमेंट उन्होंने बताई थी क्राइम ब्रांच ने, तो उसी को हम चेक कर रहे हैं। कहाँ कहाँ कुछ तोड़फोड़ हुई हैं, वहीं से जो क्राइम एग्जिबिट मिल रहे हैं उनको जुटाए जा रहे हैं। उसको लेने के बाद हम इनको क्राइम ब्रांच को हैंडओवर करेंगे। फर्दर इसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट हमारी डायरेक्टर मैडम ने बोला हुआ है कि इस केस को प्रायोरिटी पे लेना है। बहुत जल्दी ही हम रिपोर्ट इसको सौंप देंगे क्राइम ब्रांच को। इन सबूतों को जुटाने के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, ये सबूत अदालत में आरोपियों के खिलाफ अहम साबित हो सकते हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि 26 जनवरी के दिन लाल किले पर पुलिस पर हमले के अलावा लूटपाट भी की गई। इसमें लाल किले से 2 कलश गायब है। इसके अलावा एंटी राइट गियर, 20 कारतूस के साथ MP5 मैगजीन, 20 कारतूस के साथ SLR मैगजीन, लोहे की रॉड, चैन, सब कुछ लूट लिया गया। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की आड़ में दिल्ली में भयानक हिंसा की गई थी और उसके बाद अब क्राइम ब्रांच के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस और साथ ही FSL की टीम है वो पूरी तरह से चौकस होकर अपनी जांच को उन्होंने तेज कर दिया है। ये लाल किले के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं। दरअसल ये जिस जगह को आप देख रहे हैं ये लाल किले का टिकट काउंटर था जहाँ पर जमकर उपद्रवियों की तरफ से तोड़फोड़ यहाँ पर की गई थी। टूटे हुए कांच के हिस्से आप यहाँ पर देखिए और जो FSL की टीम है वो यहाँ से साक्ष्यों को जुटाने का प्रयास कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम भी मौजूद है, इसके साथ ही इनके साथ डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। जाहिर तौर पर यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भी साक्ष्य थे, जो भी सबूत थे, उन्हें यहाँ से जुटाया जा सके ताकि हिंसा के लिए और साथ ही इस पूरे मामले में कार्रवाई के लिए यहाँ पर जो एविडेंस है उन्हें यहाँ पर इकट्ठा किया जा सके। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अगर आप नज़र यहाँ पर डालें, दिल्ली पुलिस की गाड़ी है जिसे भी हिंसा के दौरान यहाँ पर उसे पलटा दिया गया था। अभी ये तस्वीर देखिए, गाड़ी को पूरी तरह से तोड़कर चकनाचूर कर दिया, लेकिन अभी भी लाल किले में हिंसा के जो निशान है वो आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। उस दिन की तस्वीर कितनी भयावह थी इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि पूरे देश ने इस पूरी हिंसा को देखा था जिसके बाद से पूरा देश
हैरान था, डरा हुआ था। देश के लोगों को ये लगा कि आखिर कैसे एक जो हमारी प्राचीन जो देश की धरोहर है उसको इस तरह से कैसे उपद्रवियों ने इतना नुकसान पहुंचाया। आप जो ये सामने तस्वीर देख रहे हैं ये वही जगह है जब उपद्रवियों के चंगुल में फंसने के बाद पुलिस वालों ने इसी नहर में जान कूद कर अपनी यहाँ पर जान को बचाया था। तस्वीर आप इस तरह से भी देखिए कि इस नहर के चारों तरफ जिस तरह से बैरिकेड किया गया है उन बैरिकेडिंग्स को भी पूरी तरह से गिरा दिया गया है। तो सोचिए कि कितनी ज़्यादा भयावह तस्वीर उस दिन यहाँ पर रही होगी। पुलिस लगातार ये कह रही है कि जो भी लोग इस उपद्रव में, इस दंगे में शामिल रहे हैं, जल्द से जल्द उनके खिलाफ सबूत जुटाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सैकड़ों केस दर्ज किए जा चुके हैं, वहीं पर कार्रवाई अभी भी चल रही है। सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर जुटाए जा रहे हैं। पूरे दिल्ली में जहाँ जहाँ पर हिंसा हुई वहाँ से हर तरह के साक्ष्य जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आम लोगों से भी दिल्ली पुलिस ने अपील किया है कि इस हिंसा की कोई भी तस्वीर, कोई भी वीडियो अगर उनके पास आती है तो उन्होंने एक नंबर भी मुहैया आम लोगों को कराया है। लाल किले पर कहां खून बहा, किसने कितनी तोड़फोड़ की, फॉरेंसिक टीम ने एक एक इंच का हिसाब लगा लिया है। एफएसएल की टीम लाल किले की प्राचीर पर भी पहुंची जहां उपद्रवियों ने तिरंगे का अपमान किया था। ये पहले से तय था कि दंगे की आड़ में एक धर्म विशेष का झंडा लगाया जाएगा। अब फॉरेंसिक टीम इस पूरे इलाके के फिंगरप्रिंट इकट्ठा कर चुकी है जिन्हें हिरासत में लिए गए लोगों के फिंगरप्रिंट से मिलाया जाएगा ताकि गणतंत्र के गुनहगारों को सजा दिलवाई जा सके। देश की प्राचीनतम धरोहर लाल किला पर उत्पातियों ने जमकर उत्पात मचाया था। ऐसे में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच अब एक्टिव मोड पर है, एक्शन मोड में है। और अभी आप देखिए यहाँ पर एफएसएल की टीम पहुंची है और बिल्कुल उसी हिस्से पर पहुंची है, लाल किले की उस प्राचीर पर पहुंची है जहां पर उत्पातियों ने यहाँ पर जमकर हुड़दंग मचाया था। उसके साथ ही सैकड़ों की तादाद में लोग प्राचीर की इस हिस्से पर पहुंच चुके थे। एफएसएल की टीम वहां से भी कुछ साक्ष्य जुटाने का प्रयास कर रही है। दरअसल जिस जगह को आप देख रहे हैं जहाँ पर वो पिलर एक नजर आ रहा है वहीं पर हर स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पर देश की आन बान शान तिरंगे को फहराया जाता है। लेकिन 26 जनवरी को इस पिलर पर एक खास समुदाय का झंडा यहाँ पर फहराया गया था। जाहिर तौर पर देश इस पूरी घटना के बाद बेहद शर्मसार हुआ था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है और पूरी इस तैयारी में है कि जिन लोगों ने यहाँ पर हुड़दंग मचाया था और लाल किले को नुकसान पहुँचाया था, ऐसे में उन लोगों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। ऐसे में यहाँ पर साक्ष्य जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम यहाँ पर आप देखिए पूरे परिसर में घूम कर यहाँ पर सबूत जुटाने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद लाल किले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आम दिनों में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा रहती है, लेकिन अभी यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी तैनात हैं और उसके साथ ही दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ पर तैनात है। एंटी राइट्स गाड़ियाँ भी यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं। 26 जनवरी को किसान संगठनों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हजारों की संख्या में उपद्रवी तय रूट से अलग रास्तों पर न केवल ट्रैक्टर लेकर निकल पड़े बल्कि पुलिस के रोकने पर जबरदस्त हिंसा भी की। इनमें से बहुत दंगाई मुकरबा चौक से होते हुए आईटीओ पहुंचे जहां पुलिस के रोकने पर उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश तक की गई। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए एफएसएल और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम आज आईटीओ पहुंची और आईटीओ से एफएसएल की टीम ने और क्राइम ब्रांच की टीम ने सबूत इकट्ठा किए। जो तोड़फोड़ की गई थी उसके सबूत इकट्ठा किए गए और इसके साथ साथ उस जगह पर भी पहुंची जहां पर ट्रैक्टर पलटा था। और ये वो बैरिकेड है जिस बैरिकेड से टकराकर जो ट्रैक्टर था वो पलट गया था और उस ट्रैक्टर की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाया और जिसके चलते ट्रैक्टर पलट गया और ट्रैक्टर के नीचे उस चालक की दबकर मौत हो गई। तो एफएसएल की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने इस बैरिकेड का भी मुआयना किया। इसके साथ साथ जिस जगह पे वो ट्रैक्टर पलटा था उस स्पॉट पे भी क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची।
फॉरेंसिक टीम ने आज उस ट्रैक्टर हादसे की सच्चाई जानने की कोशिश की जिसमें एक दंगाई की मौत हो गई। ये सीसीटीवी तस्वीर आपने कई बार देखी होगी। आईटीओ पर ही दंगाइयों ने पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। यहाँ पर हंगामा करने के बाद कुछ दंगाई दिल्ली की ओर निकल गए। इसी दौरान लाल किला जाते डीडीयू मार्ग पर एक हादसा हुआ जिसमें एक दंगाई की मौत हो गई। बैरिकेडिंग तोड़कर ये आगे बढ़ रहा था लेकिन ट्रैक्टर पलट गया, वहीं उसकी मौत हो गई। इस ट्रैक्टर हादसे के बाद दंगाइयों ने अफवाह फैलाई कि उसकी मौत पुलिस की गोली से हुई, जिसे सुनकर दंगाई और बेकाबू हो गए, जिसका इस्तेमाल पुलिस पर हमला करके उठाया गया। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत हो गई थी। यही वो जगह है जहां पर ट्रैक्टर पलट गया था और आईटीओ के पास में जहां पर उस ट्रैक्टर के नीचे दबकर उस चालक की मौत हो गई थी। दरअसल जो ट्रैक्टर था उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा स्पीड में आईटीओ की तरफ से जो ट्रैक्टर था वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था। जब उसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो ट्रैक्टर रुका नहीं और बाकी उसके आगे जो 2-4 ट्रैक्टर चल रहे थे वो तो तेजी से यहाँ से स्पीड बढ़ाकर आगे निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन एक ट्रैक्टर जो था उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जो यहाँ बैरिकेड था उससे टकराकर जो ट्रैक्टर है वो पलट गया और जिसके नीचे दबकर इसी जगह पर उस ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। ये जो अभी भी निशान दिख रहे हैं ये उस ब्लड के निशान है जो उस ट्रैक्टर चालक के नीचे दबने के बाद जो निकले थे और उसके साथ साथ ये जो काला काला नजर आ रहा है ये दरअसल ट्रैक्टर के पलटने के बाद ट्रैक्टर से जो डीजल और मोबिल नीचे सड़क पे फैल गया था ये उसके निशान है। और अब जो एफएसएल की टीम है और जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो स्पॉट पे पहुंची है और यहाँ से सैंपल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ आईटीओ पे भी जो ये टीम है उसने वहाँ से भी जो एविडेंस कलेक्ट किया है और साथ ही साथ जो ठीक सामने जहाँ पर ट्रैक्टर पलटा था उसके ठीक सामने आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी का जो स्कूल है वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उससे भी फुटेज को रिट्रीव एफएसएल की टीम ने किया है और क्राइम ब्रांच की टीम ने किया है। अब इन तमाम सबूतों को एनालाइज किया जाएगा, इन्हें लैब में इनकी जाँच के लिए भेजा जाएगा और पुलिस को उम्मीद है कि इन सबूतों की जांच से जहां एक तरफ आरोपियों की पहचान करने में मदद होगी, उन प्रदर्शनकारियों की, उन हुड़दंगियों की पहचान करने में आसानी होगी जिन्होंने आईटीओ पर तांडव मचाया था, पुलिस वालों पर डंडे और रॉड से हमले किए थे, पत्थर से बसों के शीशे तोड़े थे और साथ ही साथ मीडिया और पुलिस वालों ने पत्थर फेंके थे। उन आरोपियों की पहचान करने में मदद होगी। उसके साथ साथ इन सबूतों के आधार पर कोर्ट में भी उन आरोपियों के खिलाफ, उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो पुलिस का जो केस है वो मजबूत होगा। दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 38 एफआईआर दर्ज की है। साथ ही 84 लोगों को अब तक इन मामलों में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली हिंसा से जुड़े एक एक सबूत की खोज के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, साइबर सेल और फॉरेंसिक की टीमें एक साथ काम कर रही हैं। अब तक की जांच से ये बात साफ है कि दंगाइयों की हिंसक भीड़ न केवल तोड़फोड़ पर आमादा थी बल्कि वो पुलिस पर जानलेवा हमला करने की पूरी तैयारी में थी। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में हर दंगाई का हिसाब होने वाला है, ये बात तय है। दिल्ली में किसान आंदोलन की घमासान के बाद अब बात बैटल ऑफ बंगाल की। बंगाल की पॉलिटिक्स में पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ बड़ा चेंज हुआ है। 7 फरवरी को पीएम मोदी बंगाल के दौरे पर जाएंगे, मिदनापुर में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। पीएम के इस कार्यक्रम में ममता को भी निमंत्रण दिया गया है। वहीं हावड़ा में आज बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच फिर झड़प हुई, कई लोग घायल भी हुए। अभी बंगाल में जो पॉलिटिक्स चल रही है वो काफी डिस्टर्बिंग भी है और अब इस पूरे खेल में असदुद्दीन ओवैसी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। सवाल है क्या ओवैसी ममता बनर्जी के लिए गेम ब्रेकर साबित होंगे? तो ये बैंड बाजा की पार्टी जिसको कभी कांग्रेस पार्टी भी कहा जाता था, जो जय श्री राम के नारे को भी अपमानित करती है, हरे कृष्ण हरे राम, बिनाए जाओ बीजेपी ब्राह्म, तो ममता बनर्जी भी शुरू हो गई, ओवैसी ये ओवैसी वो, और तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक। बीजेपी मशीन वॉशिंग मशीन भाजपा। पश्चिम बंगाल बहुत हॉट हो चुका है। पॉलिटिकल कैलकुलेशन रोज बदल रही है। असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी, अमित शाह,
चुनावी कैंपेन में ऐसी तपिश आपने बिहार के इलेक्शन में भी नहीं देखी होगी। ओवैसी की ये रैली कर्नाटक के कलबुर्गी में थी, लेकिन जिक्र बंगाल का हुआ। ओवैसी ने कांग्रेस को बैंड बाजा पार्टी करार दिया और ममता बनर्जी पर क्या बोले वो भी देखिए। हम इलेक्शन लड़ने जा रहे बंगाल को, तो ये बैंड बाजा की पार्टी जिसको कभी कांग्रेस पार्टी भी कहा जाता था, ये लोग शुरू हो गए। देखो बी टीम आ गई। अच्छा उन्हों काफी नहीं थे तो ममता बनर्जी भी शुरू हो गई। ओवैसी ये ओवैसी वो। अरे भाई आखिर में ही मिला क्या? तुम लोगों को कोई और नहीं है भारत में? बी टीम सी टीम। अरे आप क्या किए बताओ? कौन सा कारनामा अंजाम दिए? ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM की बिहार में क्या हैसियत है, ये आगे आपको तफसील में बताएंगे। लेकिन ये बात कोई नहीं नकार सकता कि इस वक्त ओवैसी पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में बड़े प्लेयर बन चुके हैं। इस वक्त पश्चिम बंगाल में मजबूत संगठन न होने के बावजूद उनकी पार्टी को ना ममता बनर्जी हल्के में ले सकती हैं और ना ही बीजेपी। लेकिन इस वक्त ओवैसी का सबसे बड़ा फियर फैक्टर क्या है, वो खुद इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्हें कांग्रेस और ममता बनर्जी दोनों बीजेपी की बी टीम बताते हैं। बीजेपी ओवैसी पर मुस्लिम वोटों के वोट बैंक वाला इल्जाम लगाती है। कर्नाटका में कांग्रेस के एमएलए कूद के जाकर बीजेपी में चले गए। मेरे से पूछ के गए थे, मेरे से बात करके गए थे, या इलियास बागवान साहब के पास आकर बैठे, जरा बाग में केला खिलाओ हम तुम्हारे साथ चलते। या अब्दुल रहीम के पास जाके बोले थोड़ा मिर्ची लगा दे हम दौड़ते। पूरे के पूरे भाग गए। अरे पतली गली पकड़ के भाग रहे, तुमको भागने वाला नजर नहीं आ रहा, तुमको एक ही मर्द नजर आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। ओवैसी का ध्यान बंगाल की तरफ है, लेकिन बिहार में उनकी पार्टी के 5 विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मीटिंग कर ली है। इन तस्वीरों के आगे क्या हो सकता है, ये बात ओवैसी को टेंशन में डाल सकती है। ओवैसी के लिए बड़ा सवाल, क्या बिहार में AIMIM के 5 विधायक JDU ज्वाइन कर सकते हैं? कहने को तो इसे सीमांचल के विकास की बातचीत कहा जा रहा है, लेकिन बिहार में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि AIMIM के 5 विधायक पाला बदलकर JDU में आ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ, जैसा कि पॉलिटिक्स में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ये ओवैसी के लिए बड़ा झटका होगा और वो जो नुकसान ममता को पहुंचा सकते हैं उनकी उस कोशिश में डेंट लगेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ऐसे में पार्टी की साख बनने से पहले ही खत्म हो जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी का टारगेट पश्चिम बंगाल की 100 विधानसभा सीटें हैं। वो जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की 65 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट का सीधा असर हार जीत पर पड़ता है। मालदा, नादिया, उत्तरी 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की आबादी ठीक ठाक है। मुर्शिदाबाद में कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 60% से ज्यादा मुसलमान हैं। लेकिन नीतीश कुमार से अपने विधायकों की मुलाकात ओवैसी को बैकफुट पर कर सकती है। इन 5 विधायकों ने बिहार विधानसभा चुनाव में जीतकर सबको चौंका दिया था, लेकिन अब ये JDU की तरफ जाते हैं तो ओवैसी को बी टीम वाले टैग को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। ये तुम्हारी घटिया सोच है कि जहां पर ओवैसी का नाम आया तो बी टीम, और जहां पर तुम्हारी पार्टी का आदमी भाग गया तो बोलते नहीं भटक गया उन्हें, वापिस आ जाता उन्हें। फिर मीडिया वाले पूछते ओवैसी, अरे नहीं उन्हें तो पूरा उनका ही है। मैं किसी का नहीं हूं, ना कभी किसी का रहूंगा। इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा इंशाअल्लाह। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों पर अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं। इनमें से 98 विधानसभा क्षेत्रों में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद में करीब 66.3%, यहाँ 22 विधानसभा सीट है। मालदा में 12 विधानसभा सीट, मुस्लिम आबादी 51% से ज्यादा।
उत्तरी दिनाजपुर में मुस्लिम करीब 50% हैं, यहाँ 9 विधानसभा सीटें हैं। बीरभूम में मुस्लिम आबादी 37% है, यहाँ 11 विधानसभा सीटें हैं। दक्षिण 24 परगना जिले में 35% से ज्यादा वोटर मुस्लिम हैं, यहाँ विधानसभा की 31 सीटें हैं। बिहार में ग्राउंड तैयार करने के बाद ओवैसी पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को बिहार कॉन्फिडेंस देने की कोशिश में लगे हुए हैं और उनका टारगेट पश्चिम बंगाल की 100 विधानसभा सीटें हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और ये वो वोट हैं जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को फिर से गद्दी पर बिठा सकते हैं या फिर ओवैसी की वजह से वोट का बंटवारा बीजेपी को सरकार दिला सकता है और इसीलिए पश्चिम बंगाल में ओवैसी गेम चेंजर भी बन सकते हैं और गेम ब्रेकर भी। पश्चिम बंगाल में ओवैसी के मुस्लिम फैक्टर के बीच असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बहुत ही विवादित बयान दे दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मियां मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते हैं और जो सीट उनके हाथों में नहीं है वही बीजेपी को वोट मिलता है। মিয়া মুছলিমে তো আমাক ভোট নিদিয়ে অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত পঞ্চায়ততো দিয়া নাই 2014 চনতো দিয়া নাই নিদিয়ে আৰু দিব বিশ্বাস নহয় তেওঁলোকৰ নিজৰ এজেন্ডা আছে কাৰণ আমিতো শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম বনাব নিদিওঁ আমিতো মিয়া কবিতা লিখিব নিদিওঁ গতিকে তেওঁলোকে আমাক কিয় দিব গতিকে যিখিনি মিয়াৰ হাতত সিট আছে মিয়া জনজাতি বা তেওঁলোকে নিজকে যি বুলি আখ্যা দিয়ে এই শব্দ বনোৱা নাই মিয়া শব্দ তেওঁলোকে বনোৱা শব্দ গতিকে তেওঁলোকে য'ত এই শব্দ বনাইছে সেই সিটখিনি তেওঁলোকে পাব বাকিখিনি আমাৰ। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान के मायने हैं कि धर्म के आधार पर वोटों का बंटवारा सिर्फ बंगाल ही नहीं असम में भी करने की कोशिश हो रही है। पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की इक्वेशन समझने के बाद अब देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वर्सेस अमित शाह वाला टकराव जो ओवैसी वाले फैक्टर से कम दिलचस्प नहीं है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के आक्रामक कैंपेन के बाद से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में भगदड़ मच गई है। कभी उनके राइट हैंड रहे शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब राजीव बनर्जी ने भी ममता को झटका दे दिया है। पूर्वी बर्धमान से सांसद सुनील मंडल ने भी टीएमसी से नाता तोड़ लिया था। वैशाली डालमिया ने भी दीदी को बाय बाय बोल दिया है। चर्चा तो लक्ष्मी रतन शुक्ला के भी पार्टी छोड़ने की थी लेकिन फिलहाल वो कैबिनेट के इस्तीफे के बाद टीएमसी में बने हुए हैं। बीरभूम की सांसद शताब्दी रॉय को भी ममता ने बड़ी मुश्किल से मनाया था। मित्रों, आज इतने सारे लोग विगत 3 महीनों से तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पहले भी कई लोग जुड़े, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भी कई एमएलए एमपी जुड़े और राजीव बनर्जी के नेतृत्व में कई एमएलए और ढेर सारे कलाकार और ढेर सारे पदाधिकारी जुड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? मैं मानता हूं कि ममता दीदी ने इसकी थोड़ी मीमांसा करने की जरूरत है। जिस प्रकार से बड़ी मात्रा में तृणमूल कांग्रेस के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के अच्छे अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, चुनाव आते आते ममता जी आप पीछे मुड़कर देखना, आप अकेली खड़ी रह जाएगी, कोई और साथ देने वाला आपके साथ नहीं होगा। ममता बनर्जी को टीएमसी में मची भगदड़ से टेंशन तो बहुत है लेकिन वो दिखाने से बच रही हैं क्योंकि लीडर का हौसला टूटा तो पार्टी बिखरने का डर है। আপনাদের চাই না, তৃণমূল আপনাদের চাই না, আমার কোনো জয় আসে না। তার কারণ ইলেকশনের 1 মাসের মধ্যে আজকে গিয়ে কি লাভ বাবু? আজকে গিয়ে কি পাবে? টাকা করেছো তাই বিজেপির ঘরে রাখতে যাচ্ছ। তৃণমূল তো তোমাদের টিকিট দিত না তাই তোমরা পালিয়ে যাচ্ছ ভয়ে। তৃণমূল তোমাদের টিকিট দিত না তাই পালিয়ে যাচ্ছ ভয়ে। কেন দেবে টিকিট? তৃণমূল তাকেই টিকিট দেবে যারা মানুষের জন্য কাজ করেছে, আর যারা মানুষের জন্য কাজ করেনি তৃণমূল তাকে টিকিট দেবে না। ममता बनर्जी के सामने 2 चैलेंज है। बीजेपी से उनकी डायरेक्ट फाइट है लेकिन ओवैसी का टीएमसी पर जो अटैक है वो अदृश्य है। हालांकि एआईएमआईएम की लोकल यूनिट को तोड़ने में टीएमसी कामयाब रही है लेकिन अब वो अपने बागियों को लेकर बेचैन है। बीजेपी হচ্ছে একটা ওয়াশিং মেশিন, বিজেপি মেশিন ওয়াশিং মেশিন, ওয়াশিং মেশিন ভাজপা, ওয়াশিং মেশিন বিজেপি। চোরগুলো যাচ্ছে ওয়াশিং মেশিনে স্নান করছে আর করলেই সানলাইটে স্নান করে সাদা হয়ে যাচ্ছে।
বুঝলেন কিছু? যার অনেক টাকা করেছে আর যার অনেক টাকা গচ্ছিত আছে। इस वक्त पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे को लेकर भी बहुत कुछ चल रहा है। बीजेपी इसे मुद्दा बना चुकी है। ऐसा राजनीतिक दल जो जय श्री राम के नारे को भी अपमानित करती है, उस दल में कोई भी राष्ट्रभक्त एक मिनट तक ठहर नहीं सकता। অনেক সময় মা বোনেরা গান গান হরে কৃষ্ণ হরে রাম, আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা। আমি বলি হরে কৃষ্ণ হরে রাম, বিদায় যাও বিজেপি বাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম, বিদায় যাও বিজেপি বাম। আর হরে কৃষ্ণ হরে হরে তৃণমূল ঘরে ঘরে। মনে রাখবেন, তৃণমূল ঘরে ঘরে মানুষের কাজ করবে। যদি কেউ কোনো ভুল ভ্রান্তি করে, দল তাকে শাসন করবে। पश्चिम बंगाल में अप्रैल और मई में चुनाव होंगे और तब तक ऐसी बयानबाजी चलती रहेगी। ये चुनावी कैंपेन बिहार से भी ज्यादा आक्रामक होने जा रहा है, या कहें कि शुरू भी हो चुका है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल का ग्राउंड नेटवर्क किसी भी दूसरी पार्टी से ज्यादा मजबूत है, लेकिन ममता के साथ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी चल रही है। बीजेपी को मौका दिख रहा है, लेकिन बंगाल की लड़ाई लंबी है, फासला बहुत ज्यादा है। ममता बनर्जी की पार्टी को मुस्लिम वोट से बड़ी उम्मीदें हैं और बीजेपी को वैसे फैक्टर से जो टीएमसी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं गुजरात के फॉरेंसिक एक्सपर्ट की एक बड़ी टीम आज दिल्ली आई है। डिटेल खबर बस एक ब्रेक के बाद।